गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। हैप्पी न्यू ईयर टू यू ऑल। और बच्चों, आज के क्लास में हम लोग समीकरण पढ़ना शुरू करेंगे। समीकरण मीन्स इक्वेशन। तो इस सेशन में मैं आप सबों को समीकरण मीन इक्वेशन पढ़ाऊंगा। ये सेशन जो बच्चे नवोदय, नेतरहाट, सिमुलतला, सैनिक स्कूल इत्यादि की तैयारी कर रहे होंगे उनके लिए काफ़ी इफेक्टिव है। और ये वीडियो मैं उन्हीं बच्चों के लिए बनाया हूँ कि वे बच्चे भी इस चैनल के माध्यम से लाभान्वित हो सकें। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। मेरे सामने कुछ बच्चे भी बैठे हैं, ये भी पढ़ रहे हैं। आप कॉपी ले लो, कॉपी ले करके, और मैं पढ़ा रहा हूँ, आप लिखना भी है ना। आप ही को पढ़ा रहा हूँ, ये सब बच्चे भी सुनेंगे। ये वीडियो अपलोड होगा। और यस सर। हाँ ठीक है। तो देखिए समीकरण क्या होता है। जैसे आपसे कोई ऐसे पूछे कि एक पेड़ पर जैसे आपसे कोई ऐसे पूछे कि एक पेड़ पर कुछ पंक्षी मीन समझते हैं ना, बर्ड्स। पंक्षी मीन बर्ड्स। तो एक पेड़ पर कुछ पंक्षी बैठे हैं। कुछ पंक्षी क्या किए हैं? बैठे हैं। और उसमें से यदि तीन पंक्षी उड़ जाए तो पेड़ पर सिर्फ 7 पंक्षी बच जाएंगे। ठीक है बाबू, 7 पंक्षी बच जाएंगे। तो पेड़ पर पंक्षी की कुल संख्या कितनी थी? कुल संख्या कितनी थी? ये देख रहे हो बाबू, आप समझ रहे हो ना? यस सर। हाँ, तो इसको तुम समझो, तुम वीडियो पर कम ध्यान दो, तुम बैठो पढ़ो। हाँ, ये है कि जैसे एक पेड़ पर मान लो कुछ पंछी बैठे हैं, मतलब कुछ बर्ड्स बैठी हैं, और उसमें से कुछ बर्ड उड़ जाती है। तो उड़ने के बाद इस पर केवल कितना बताया गया है? 7, माने 7 पंक्षी बच जाएगा। तो आप जोड़ करके ऐसे ही वर्बली बताओ तो कि उस पेड़ पर कितने पंक्षी बैठे थे, बताओ। मान लो किसी पेड़ पर कुछ पंक्षी बैठे हैं, समझ गए, और उसमें से 3 पंक्षी उड़ गए, तो उड़ने के बाद 7 बचे। तो कितने पंक्षी उस पर बैठे हुए थे? 10। हाँ, 10 बैठे थे। 10 बैठे थे, आप समझ रहे हैं ना? हाँ, तो 10 बैठे थे। तो इसी चीज को अब जैसे आपको वर्बली जोड़ कर बताना पड़ा। यस सर। हाँ, तो अब इसको ऐसे सोचेंगे, जैसे मान लेंगे ना कि पेड़ पर कुल कितने पंक्षी थे? X पंक्षी थे, X मान लिया जाता है। हाँ, तो इसको बनाने के लिए ऐसे माना जाएगा कि माना कि पेड़ पर ये जो अननोन है, जिसके बारे में आप नहीं जानते हैं, जो पूछा जा रहा है, तो उसको मान लिया जाता है। तो माना कि पेड़ पर कुल पंक्षी कितनी है? कुल पंक्षी X है, मान लो X मान लिया, ठीक है। अब X में से 3 उड़ गया, तो उड़ने का मतलब कि X में से 3 को क्या कर देना है? माइनस कर देना है, घटा देना है। और घटाने के बाद जो बचा उसको इधर जो दिया हुआ है कि 7 पंक्षी बच गए, तो उसको ऐसे लिख दिया जाता है। तो इस तरह से ये जो व्यंजक प्राप्त हुआ, जो एक्सप्रेशन हमें मिला, इसी को समीकरण कहते हैं। मतलब समीकरण में कुछ अननोन चीज होगा, ये अननोन है। अननोन मतलब उसके बारे में हमें जानकारी
नहीं है। इस व्यंजक के माध्यम से इस जो संबंध दिया गया है, ये जो रिलेशन दिया गया है, इसके माध्यम से हमें बताना है। तो ये नोन है, ये इसके बारे में हमें जानकारी नहीं है। और ये जो है नोन है, मतलब ये तो पता है इसकी वैल्यू 3 है, और ये भी नोन है, इसके बारे में जानकारी पता है। हाँ, पता है कि ये 7 है, ये 3 है और ये x है। समझ गए? जानकारी नहीं पता है। हाँ, इसको नहीं पता है। तो समीकरण में ऐसा ही रहता है कि एक चीज के बारे में जानकारी नहीं रहेगा, और चीज न्यूमेरिकल वैल्यू होगा, आंकिक मान होगा जिसको हम लोग जानते हैं, और इस समीकरण को हल करके हमें अननोन की मान प्राप्त करना होता है, मतलब x का मान निकालना होता है। समझ गए? तो बुक में आपको इस तरह से कोई भी संबंध लिखा है तो वही क्या है? समीकरण है। बुक में अगर इस तरह का कोई संबंध लिखा है तो उसको क्या बोलेंगे? समीकरण बोले हैं। पहले अच्छे से आप बैठिए और सुनिए, जैसे क्लास में सुना जाता है ना। ये बच्चा है, वीडियो बनाते वक्त थोड़ा ये एक्साइटेड है, ठीक है? तो ये सभी बच्चों को जाएगा ये वीडियो। तो आप समझ गए कि जो समीकरण होगा वो क्या होगा, जो इक्वेशन होगा वो अननोन और नोन, ये अननोन है, ये नोन है, इसके बारे में जानकारी है, इसके बारे में जानकारी नहीं है। तो जिसके बारे में जानकारी नहीं रहती है उसको क्या बोलते हैं? अननोन। इंग्लिश में अननोन बोलेंगे, और हिंदी इसका अचर होता है, सॉरी चर होता है। चर माने जिसका मान हमें पता नहीं है, अननोन चर, चर है ना। अज्ञात, इसी को अज्ञात, हाँ अज्ञात भी बोलेंगे। ये अज्ञात, चर या अज्ञात, इसको बोलते हैं अचर। अचर माने जो दिया हुआ है, जो बदले नहीं, अचर, या फिर इसको बोलते हैं ज्ञात। ज्ञात, हाँ, ये अचर या ज्ञात। तो हम हिंदी में अगर इसका परिभाषा लिखें कि समीकरण क्या है, तो हमको ऐसे नहीं लिखना चाहिए कि जो समीकरण होता है वो चर यानी अज्ञात और ज्ञात राशियों में संबंध होता है। समीकरण, समीकरण क्या होता है? ज्ञात, देखिए ये अज्ञात है और ये क्या है? ज्ञात है, और ये बराबर का जो चिन्ह है ना वो संबंध बताता है कि ये दोनों बराबर हो गया। ठीक है? तो ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे, इस समीकरण का कोई परिभाषा आपसे पूछे तो क्या बताना चाहिए कि समीकरण ज्ञात और अज्ञात राशि में क्या है? एक संबंध है, संबंध है। हाँ, एक गणितीय संबंध है। इसको और ऐसे बोलेंगे तो और अच्छा होगा, है ना? सर, आप ऐसे इसको बोलेंगे कि जो समीकरण है वो अज्ञात और ज्ञात राशियों में क्या है? एक संबंध है, एक गणितीय संबंध है। हाँ, तो समीकरण को परिभाषित या कोई परिभाषा पूछ दे, या आपको जानकारी के लिए भी ये जानना चाहिए कि जो समीकरण होता है वो अज्ञात और ज्ञात, देखिए ये अज्ञात है और ये क्या है? ज्ञात है। तो अज्ञात और ज्ञात राशि में जो संबंध रहता है उसी को क्या बोलते हैं? समीकरण बोलते हैं। जो ज्ञात और अज्ञात राशि में जो संबंध होता है उसको क्या बोलते हैं? समीकरण। उसको गणितीय संबंध को समीकरण बोलते हैं। समझ गए ना? तो ऐसा, जैसे देखिए यहाँ x + 2 = मान लो 10 दे दिया गया, तो ये भी अज्ञात है, ये ज्ञात है, और ये भी ज्ञात है, और ये जो इक्वालिटी का साइन है, जो बराबर का चिन्ह है, वो संबंध को दर्शाता है कि ये बराबर है ना? तो ऐसे ही व्यंजक को, ऐसे ही जो संबंध को हम लोग क्या कहते हैं? समीकरण कहते हैं। समझ गए? अब बताइए तो आप, जैसे अगर ऐसा क्वेश्चन हो कि एक पेड़ पर कुछ, अब ये पंछी वाला आप लोग लिख लें और उसका समीकरण ऐसे बनेगा। अब मैं देता हूं, एक पेड़ पर कुछ फल, कुछ क्या है? फल या कुछ आम, आम आप जानते हो, कुछ आम, मैंगो, मैंगो हैं, बैठे नहीं है, मैंगो क्या है? हैं। और उसमें से यदि 3 आम या उसमें से यदि 10 आम, अब थोड़ा इसको डाटा बदलते हैं, 10 आम पक कर नीचे गिर जाए, पक कर नीचे गिर जाए, हाँ, नीचे गिर जाए या गिर गए, तो पेड़ पर
पेड़ पर सिर्फ सिर्फ 40 आम बच जाएंगे। तो पेड़ पर कुल आम की संख्या कितनी थी? तो आप इसका समीकरण बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? जैसे ऐसे लिखना होगा तो क्या लिखेंगे? जोड़ेंगे। क्या जोड़ेंगे माने क्या? सबसे पहले तो यहाँ इसको पहले मिटा दे हैं और मिटा करके आप बताओ कि इसको कैसे लिखा जाएगा। तो इसी चीज को अगर हम गणितीय भाषा में लिखें तो हम कैसे लिखेंगे? पेड़ पर जो कुछ आम थे, कुछ को क्या मान लेंगे? एक्स। कुछ को एक्स मान लेंगे। ये कुछ के जगह पर एक्स बैठा देंगे। इसमें से 10 आम पक कर नीचे गिर गए। एक्स। हाँ, एक्स बताइए। प्लस करेंगे, गिर गए ना, माइनस। हाँ, माइनस एक्स माइनस 10 इक्वल टू 40। हाँ, अब बच गए 40। तो यही जो हमें प्राप्त हुआ, जो ये गणित के टर्म में एक जो व्यंजक प्राप्त हुआ, यही क्या है? समीकरण बन गया। अब इस समीकरण को अगर हल कर देंगे, हल करने का विधि बताया जाएगा कि x का मान निकालने के लिए हमें क्या करना है। तो सबसे पहला काम है कि छोटे छोटे जो परिस्थितियां होती है उससे समीकरण भी बनाना सीखना चाहिए बच्चों को, कि इसको हम गणित की भाषा में कैसे लिखेंगे। हम इसे गणित की भाषा में कैसे लिखेंगे। तो ये आपका क्या बन गया? ये जो व्यंजक है, यही क्या है? समीकरण बन गया। समझ गए? अब और मैं दे रहा हूं, अब आप बताइए। इसका छोटा छोटा आप समीकरण बनाइए, ठीक ना। चलिए, आपके कक्षा में या एक कक्षा में से में 10 विद्यार्थी बढ़ जाते हैं, एक कक्षा में 10 विद्यार्थी बढ़ जाते हैं, तो कुल विद्यार्थियों की संख्या 60 हो जाती है। तो बढ़ने के पहले कक्षा में कुल विद्यार्थी कितने थे? बढ़ने के पहले कक्षा में कुल विद्यार्थी कितने थे? 70। कुल बढ़ने के पहले 70 थे। पहले आप पढ़िए, लिखा हुआ है कि एक कक्षा में 10 विद्यार्थी बढ़ जाते हैं तो कुल विद्यार्थी कितना हुआ? 60। एक कक्षा में अगर 10 विद्यार्थी बढ़ जाते हैं तब जाकर विद्यार्थी की संख्या कितनी हो गई? 60 हो गई। तो बढ़ने के पहले कितने थे? बढ़ने के पहले 50 थे, है ना। तो ये तो आप भारवली जोड़कर बता दिए, ठीक है। अब इसको अगर गणितीय भाषा में लिखना पड़े, अब इसे अगर गणितीय भाषा में लिखना पड़े, मैथमेटिकल भाषा में इसको लिखना पड़े, तो हम कैसे लिखेंगे? एक्स। हाँ, एक्स प्लस, हाँ, यहाँ प्लस 10 प्लस, हाँ, इक्वल 60 इक्वल 60। तो ये जो बना, ये एक समीकरण बन गया। तो इसका आंसर होगा 50। हाँ, आंसर 50 होगा। इसको सिखाएंगे। ये बच्चा है, थोड़ा पहले से जान रहा है, तो इसको हल कर दे रहा है। कि हल करने का नियम है कि अगर हम पक्ष को ट्रांसफर करते हैं, पक्षांतर करते हैं, यानी साइड ट्रांसफर करते हैं, तो प्लस का साइन माइनस में बदल जाएगा। अगर प्लस है और इक्वालिटी साइन के इधर आएगा तो माइनस साइन लेगा, माइनस है तो इधर आएगा तो प्लस ले लेगा, गुना है तो इधर आएगा तो भागा का साइन हो जाएगा, और अगर ये भाग है तो इधर आएगा तो गुना का चिन्ह बदल जाएगा। ठीक है बच्चों।
तो ये बच्चा जान रहा है थोड़ा, तो देखिए अब इसी आधार पर इसका हल करने सीखना है कि x क्या होगा। तो x इक्वल टू, अब ये 60 है तो ये प्लस है तो इधर आया तो माइनस हो गया, है ना। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा। समझ गए ना। तो ऐसे सबसे पहला काम यही होता है कि जो परिस्थितियां दी गई है, जो ये चीज दिया गया है, उसको समीकरण के भाषा में लिखना। तो छोटे छोटे चीजों पर पहले कोशिश करना है कि हमें लिखने आ जाए, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए, अब बताइए तो आपके घर में कुल पहले से 10 लोग थे। 10 लोग थे घर में। कितने लोग थे पहले से? 10 लोग थे। इसमें 5 लोग और आ जाते हैं। सॉरी, 10 लोग थे नहीं। जैसे मान लीजिए कि आपके घर में कुछ लोग थे। हाँ, आपके घर में कुछ 5 सदस्य और आ जाते हैं तो कुल संख्या 20 हो जाती है। क्या हो जाती है? 20 हो जाती है। तो इसको समीकरण के रूप में लिखें। इसको समीकरण के रूप में क्या करें? लिखें। तो बताओ कैसे लिखोगे? बाबू बताओ तो कैसे लिखोगे? x। हाँ चलिए, x, आपके घर में 5 सदस्य और आ जाते हैं। x प्लस, हाँ, x प्लस कितना आ गए? 5 आ गए। तो 5 इक्वल टू 20। ओके 20। तो ठीक है, x में और 5 मिल गए तो कितना हो गया? 20 हो गया। तो इस परिस्थिति का, ये जो परिस्थिति लिखा गया है, तो इसका ये समीकरण बन गया है ना। अब समीकरण को अगर हल करेंगे तो 5 को इधर ले जाएंगे, तो यानी 15। यानी पहले से घर में कितने सदस्य थे? 15 सदस्य थे। समझ गए। तो इस तरह से परिस्थितियों को लिखने से, मतलब जो अज्ञात है, ये ज्ञात नहीं था, अज्ञात था। आपके घर में 5 सदस्य और आ जाते तो कुल संख्या अज्ञात था, यहाँ अज्ञात थी, तो यहाँ अज्ञात को x मान लिए और जो उसमें आए उसको ऐड कर दिए, और ऐड करने के बाद कुल कितना हो गया? 20 हो गया। तो यही समीकरण प्राप्त हमें हो गया, एक व्यंजक प्राप्त हो गया। इसका हल होगा 15। हाँ, इसका हल होगा 15। 20 में से 5 घटा। अनूप है, ये अनूप इज वेरी गुड बॉय एंड ये आंसर दे रहे हैं अनूप जी कि इसका आंसर 15 होगा। तो मैं समझता हूं कि सही है। तो x इक्वल टू 20 से 5 को माइनस कर देंगे तो x इक्वल टू 15 हो जाएगा। तो इस तरह से आप लोग सीख गए कि ऐसे हम लोग हल करेंगे। एक तरफ से दूसरे तरफ अंक को, चूंकि x का मान निकालना था तो इसको हमें इस साइड में लाना होगा, और जब हम इसे प्लस वाले को इस साइड में लाएंगे, देखिए माइनस का साइन हो जाएगा, तो इसका x का वैल्यू कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा, 15 हो जाएगा। ठीक है? यस सर। हाँ, तो इस तरह से छोटे छोटी परिस्थितियों का समीकरण बनाना पहला काम है। अगर वो आ जाता है, समीकरण हल करना बच्चे सीख जाते हैं, तो फिर समीकरण या जो इक्वेशन, इसका इंग्लिश इक्वेशन होता है। अगर बच्चे गांव में हैं, हिंदी माध्यम के बच्चे हैं, तो उन्हें थोड़ा इंग्लिश टर्म भी आना चाहिए। जो ये हम लोग पढ़ रहे थे, समीकरण पढ़ रहे थे, इसका इंग्लिश इक्वेशन होता है ना, इक्वेशन। तो इक्वेशन को अगर डिफाइन करना होगा, समीकरण या इक्वेशन को अगर हमें परिभाषित करना होगा तो हम कैसे करेंगे? बताओ तो अनु, कैसे करोगे? क्या बाबू, कैसे? अभी तो बताया ना कि ये ज्ञात और अज्ञात में क्या होता है? ज्ञात और अज्ञात में संबंध। ज्ञात और अज्ञात के बीच के संबंध को, ज्ञात और अज्ञात के बीच के संबंध को गणितीय भाषा में लिखने से जो व्यंजक प्राप्त होता है उसे समीकरण कहते हैं। हाँ, तो ज्ञात एवं क्या? अज्ञात
अज्ञात ज्ञात एवं अज्ञात अज्ञात, माने नोन एंड अननोन। ज्ञात हाँ, ज्ञात एवं अज्ञात। ज्ञात का इंग्लिश क्या होता है? अननोन नोन नोन एवं अज्ञात। अज्ञात का इंग्लिश क्या होता है? अननोन, जिसके बारे में हम नहीं जानते हैं। ज्ञात में नोन एंड अननोन के बीच के संबंध को के बीच के गणितीय संबंध को या के संबंध को भी हम लिख सकते हैं, के संबंध को गणितीय भाषा में लिखने से जो व्यंजक प्राप्त होता है, हाँ प्राप्त उसे होता है। समीकरण चलिए लिखो तुम लिखो, समीकरण हेडिंग दे दो और लिखो, है ना। ज्ञात एवं अज्ञात के बीच के संबंध को गणितीय भाषा में लिखने से जो व्यंजक प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं? समीकरण। हाँ, समीकरण। समीकरण का मतलब इक्वेशन, इसका इंग्लिश इक्वेशन होगा, इक्वेशन कहते हैं। इसका इंग्लिश में अगर डिफिनीशन चाहिए इसको भी लिख देता हूं। द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन या रिलेशन आप लिख सकते हैं, एक्सप्रेशन बिटवीन नोन एंड अननोन। UQR के बाद क्या है? EQA है, TION, इक्वेशन का मतलब इंग्लिश है समीकरण का, तो इंग्लिश भी जानना है ना। द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन बिटवीन नोन एंड अननोन इज कॉल्ड इक्वेशन। नोन और अननोन के बीच में जो मैथमेटिकल रिलेशन होता है, एक्सप्रेशन प्राप्त होता है, उसको इक्वेशन बोला जाता है। चलिए इसको लिखिए, थोड़ा तेजी से लिखिए। ज्ञात एवं अज्ञात के बीच के संबंध को गणितीय भाषा में लिखने से जो व्यंजक प्राप्त होता है, के बीच के संबंध को गणितीय भाषा में लिखने से जो व्यंजक प्राप्त होता है ना, के बीच के संबंध को गणितीय भाषा में लिखने से जो व्यंजक प्राप्त होता है उसे समीकरण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? समीकरण। हाँ, समीकरण कहते हैं। और इसको भी एकदम रट जाना चाहिए कि द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन बिटवीन, ऐसे ये बिटवीन मैंने लिखा था, बिटवीन नोन एंड अननोन इज कॉल्ड इक्वेशन। The mathematical expression between known and unknown is called equation. हो गया। ज्ञात एवं अज्ञात के बीच के संबंध को गणितीय भाषा में लिखने से जो व्यंजक प्राप्त होता है उसे समीकरण कहते हैं। द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन बिटवीन नोन एंड अननोन, द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन EXPRESSION, एक्सप्रेशन बिटवीन नोन एंड अननोन। नोन मीन ज्ञात, अननोन मीन अज्ञात। साथ में वैक्यूबुलरी भी स्ट्रांग होगा, तो इसे याद रखना है। नोन मीन ज्ञात, अननोन मीन अज्ञात, इज कॉल्ड इक्वेशन।
इज नोन इक्वेशन। हो गया क्या बेटा? यस सर। हो गया ना? चलिए तो अब इसको मिटाते हैं, मिटा दें? यस सर। चलिए तो अब हम लोग कुछ परिस्थितियों का जो मैंने इसके पहले बताया था उसको उदाहरण के तौर पर उसको लिखते हैं कि उससे समीकरण हम कैसे बनाएंगे, उस परिस्थितियों को समीकरण के रूप में हम कैसे व्यक्त करेंगे, है ना? यस सर। तो वही वाला एग्जाम्पल, जैसे एग्जाम्पल में आपको लिखना है कि एक कक्षा में यदि 5 विद्यार्थी आ जाते हैं, एक कक्षा में यदि 5 विद्यार्थी और आ जाते हैं, और क्या हो जाते हैं? आ जाते हैं और आ जाते हैं, तो कक्षा में कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी हो जाती है? संख्या 60 हो जाती है। तो पहले कक्षा में कितने विद्यार्थी थे? इसका समीकरण बनाएं। इसका समीकरण को क्या कहते हैं बेटा? इक्वेशन। तो इसका समीकरण बनाएं एवं हल करें, क्या करें? हल करें। तो बना दोगे तुम? यस सर। कैसे बनाओगे? पहले क्या करेंगे? जो चीज नहीं ज्ञात है उसको, एक कक्षा में यदि 5 विद्यार्थी और आ जाते हैं तो कक्षा में कुल विद्यार्थी की संख्या 60 हो जाती है। तो पहले मतलब आने के पहले कक्षा में कितने विद्यार्थी थे, इसका समीकरण बनाएं और हल करें। हाँ, समीकरण पहले बनाओगे तब ना हल होगा। ऐसे तो आप वर्बली जोड़कर बता सकते हो, है ना? तो पहले हम जो नहीं जो ज्ञात, एक्स, तो इसको किसको एक्स माने? जो पहले कक्षा में जो विद्यार्थी थे, कक्षा में जो पहले से विद्यार्थी थे उसको क्या मान लेना है? एक्स। तो उसको लिखना है, देखिए ऐसे लिखा जाता है। जैसे इसको हल, मैथ्स जब भी बनाया जाता है तो उसको अच्छे से लिखना चाहिए। अभी आप लोग छोटे छोटे बच्चे हैं 4-5 क्लास के, तो पहले लिखना भी सीखना है। हल को ऐसे हल के बाद लिखेंगे कि माना कि, क्या लिखेंगे? माना कि पहले से कक्षा में, ऐसे लिखना है, कक्षा में x विद्यार्थी थे। कितने विद्यार्थी थे? x विद्यार्थी थे। अब लिखने के बाद लिखेंगे अब प्रश्नानुसार, जो प्रश्न है इसके अनुसार, प्रश्नानुसार। प्रश्न क्या बोल रहा है? अब प्रश्नानुसार x, जो पहले से विद्यार्थी थे x थे। अब क्या लिखेंगे? अब बताओ। माइनस, कक्षा में 5 विद्यार्थी और आ जाते हैं, प्लस। हाँ, तो x + 5, तो कुल विद्यार्थी कितने हो जाते हैं? 60। तो यहाँ पर 60 लिख देंगे। तो ये हमारा समीकरण बन गया। अब समीकरण को हल करना है बच्चों। तो हल करने के लिए क्या करना है? हाँ, इसको इधर ला देंगे, हाँ इस साइड ला देंगे। तो x हो गया, ये 60 हो गया, ये प्लस का चिन्ह था, इधर आया तो माइनस हो गया। x = 55। 55 विद्यार्थी पहले से कक्षा में मौजूद थे।
तो आप समझ गए। यस तो छोटे छोटे परिस्थितियों का समीकरण आप बना देंगे ना। यस सर यू आर गुड बॉय। यदि आप ये सीख गए तो अच्छी बात है। अब एक ऐसा ही परिस्थिति और देते हैं, इसको भी आप सोचिए और सोच करके उसको समीकरण की भाषा में पहले लिखिए, गणितीय भाषा में लिखिए, और लिखने के बाद साइड ट्रांसफर वगैरह तो आप समझ गए हैं, उसको फिर मैं बताऊंगा, लेकिन अभी से आप समीकरण बनाना सीखिए। चलिए, जैसे एक और परिस्थिति हम लोग लें, जैसे वही पेड़ वाला कि पेड़ पर कुछ आम थे, है ना। एक पेड़ पर क्या थे, कुछ आम थे। एक पेड़ पर, ये जो आप लिख रहे हैं ये लिखे आप परिस्थिति को, लीजिए। लिखे तो नहीं, अच्छा अभी तो आप लिख चुके हैं ना, तो उसका समीकरण बना दीजिए। माना कि लिखिए, हल लिख करके, हल 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 पहले लिखना चाहिए एकदम। ये सब चीज छोड़ने से फिर बच्चों में आदत नहीं बनती है अच्छा से लिखने का। लिखिए, माना कि कक्षा में पहले से कुल विद्यार्थी x थे। माना कि कक्षा में पहले से कुल विद्यार्थी कितने थे, x थे। माना कि कक्षा में पहले से कुल विद्यार्थी x थे। अब लिखिए नीचे प्रश्नानुसार, नीचे प्रश्नानुसार माने प्रश्न के अनुसार। अब प्रश्नानुसार, आपको प्रश्न नहीं लिखने आ रहा है, प्रश्नानुसार लिखा जाता है। चलिए ठीक है, प्रश्नानुसार आप अलग अलग लिख रहे हैं तो प्रश्न के अनुसार लिख देना चाहिए। ये सब गलत लिखने का आदत नहीं डालना चाहिए, नहीं तो ये कैरी ऑन होते रहेगा लाइफ टाइम तक। प्रश्न के अनुसार, प्रश्न के अनुसार, ठीक है, प्रश्न के अनुसार, ठीक है ना। अब प्रश्न के अनुसार, अब आप लिखिए प्रश्न के अनुसार क्या आप लिखेंगे, x + 5, x + 5 इक्वल टू, इक्वालिटी का साइन, इक्वल टू कितना, 60। तो हल भी कर लीजिए अगर आप जानते हैं तो x इक्वल टू हो जाएगा 60 - 5, 60 - 5 कीजिएगा ना, तब ना 55। तो x इक्वल टू हो गया 55। गुड। तो मतलब कक्षा में पहले से कितने विद्यार्थी बैठे थे, 55, 55। अब इस परिस्थिति का बनाइए। अब इसके बाद आपको छोड़ देंगे। एक पेड़ पर कुल 60 आम थे, कुल 60 आम थे। इसमें से कुछ आम मोहल्ले के बच्चों ने क्या कर लिया, तोड़ लिया। आम तोड़ते हो ना आप गांव में, तो कुछ पेड़ पर से चढ़कर तोड़ लिया। इसमें से कुछ आम बदमाश बच्चों ने तोड़ लिया, है ना। बच्चों ने क्या किया, तोड़ लिया। तो उस पेड़ पर कुल 45 आम शेष बचे ने। अब इतना आम बचे, बच्चों के द्वारा तोड़े गए आम की संख्या कितनी थी, या बच्चों ने कितने आम तोड़ा, बच्चों ने कितना आम तोड़ा। समीकरण में बदल करके और इसको हल करना है। तो आप बताइए इसको कैसे हम लोग लिखेंगे। पैंतालीस आम शेष बचे, माने अब इतना ही आम बचा हुआ है उस पर। तो बच्चों ने कितना आम तोड़ा, बच्चों ने कितना आम तोड़ा, बच्चों ने कितना आम तोड़ा।
क्या कीजिएगा अनूप, बताइए। जोड़ कैसे? पहले तो आपको मानना पड़ेगा, तो जो चीज नहीं हल हाँ हल तो लिखिएगा, जैसे इस यहाँ पर तो हल लिखिएगा, ठीक है। माना कि हाँ माना कि जो चीज माना कि हाँ पेड़ पर हाँ देखिए, जो चीज प्राप्त नहीं है ना, जो पता नहीं है, उसको माना जाता है। जैसे ये पता नहीं है तो देखिए पहले से तो यहाँ पर पता है ना 60 मैंगोज थे, है ना, 60 मैंगो माना थे। कि पेड़ नहीं, पेड़ पर- माना कि बच्चों के द्वारा तोड़ा गया आम X है, या माना कि तोड़े गए आम की संख्या X है। तो इसको लिखेंगे कि माना कि तोड़े गए आम की संख्या कितनी है? माना कि तोड़े गए आम की संख्या 5 सॉरी X है, X है। तो प्रश्नानुसार लिखा जाता है, सीखिए लिखना, प्रश्नानुसार। अब इसको लिखिएगा प्रश्नानुसार, ओके। तो माना कि तोड़े गए आम की संख्या X है, तो प्रश्नानुसार। अब बताइए प्रश्न के अनुसार अब क्या करें, कैसे समीकरण लिखें? x प्लस कैसे? माइनस नहीं, आप गलत बता रहे हैं। इसमें से इसको क्या करना पड़ेगा? x को, x जो है वो तो हटा है वहां से, ये चीज इस बार हटा ना, इसमें से थोड़ा ही कुछ हटाया गया है, ये हटाया गया। पेड़ पर पहले से, जैसे मान लीजिए कि ये पेड़ है और यहाँ पर कुछ ऐसे मैंगोज लगे हुए हैं, ठीक ना, इसमें से कुछ हट गए, तब 40 बचा है। ये हट गया ना, इसे बच्चों ने, बदमाश बच्चों ने क्या किया? तोड़ लिया। ये मैंगोज को बदमाश बच्चों ने तोड़ लिया पेड़ पर चढ़ करके। तो अब मैंगो कितने बचे हैं? 40 नहीं, 45 बचे हैं। तो हम क्या, पूरा हमें मालूम है कि टोटल कितना था, हमें ये नहीं मालूम है, तो इसको x लिख लेंगे। तो दो तरीका है कि ये 45 जो है, इसमें x को जोड़ेंगे तो पूरा जो आम है वो 60 मिल जाएगा। नहीं, जैसे इधर कितना बचा है अब? 45, और ये टूट गया है, तो ये दोनों अगर मिला रहता तो मिलकर कितना होता? 60। तो एक तो तरीका ये है कि ऐसे लिख लेंगे कि 45 प्लस x मिल करके क्या होगा? 60 होगा ना। नहीं तो एक तरीका ये भी है कि 60 में से हम x को घटा लेंगे तो कितना के बराबर बचा है? 45। तो इसे भी आप लिख सकते हैं। तो लिखिए आपके प्रश्न के अनुसार कुल में से x को घटा दिए, घटाने के बाद क्या बचा? 45, है ना। 60 माइनस x इक्वल टू 45। सिक्सटी माइनस एक्स 45, तो आप सॉल्व कर लेंगे। माना कि तोड़े गए आम की संख्या x है, तो प्रश्नानुसार 60 माइनस एक्स इक्वल टू 45। तो प्रश्नानुसार प्रश्न के अनुसार, प्रश्नानुसार, है ना। प्रश्नानुसार क्या करेंगे? 60 में से x को, टोटल में से x को हटा देंगे तो बस ये बचेगा। 60 माइनस एक्स इक्वल टू 45। अब बताइए, आप अब हल कीजिए, आप तभी से आप बहुत हल कर रहे हैं। तो अब इसको x का मान बताने के लिए किधर ले जाएंगे? इसको इधर रखेंगे या इसको इधर लाएंगे? क्योंकि ये माइनस में है ना, तो जब इधर लाएंगे तब ना ये प्लस में बदलेगा, है ना। तो ये ऐसे करेंगे, 60 और इसको इधर ला देंगे, 45 इक्वल टू x हो जाएगा। तो x इक्वल टू हो जाएगा 15। यानी बदमाश बच्चों ने, है ना, बदमाश बच्चे नहीं होते हैं, वो बचपना में बदमाशी किया ही जाता है, नहीं तो फिर बचपना किस काम का, है ना। तो x इक्वल टू कितना हो गया? 15। यानी बच्चों ने कितना आम तोड़ा? 15 आम तोड़ दिया। तो हम लोग आज यहीं तक स्टॉप करते हैं।
आपके बुक में ऐसी बहुत सारी परिस्थितियां दी हुई है, तो उससे समीकरण आप बनाइएगा। पहले ये सॉल्व करना कोई जरूरी नहीं, अभी मैंने नहीं सिखाया है। अगर आप जानते हैं तो सॉल्व मैंने कर दिया, लेकिन पहले इस चीज को बनाना सीखना है, ये बहुत जरूरी है। इससे आपकी सोचने की क्षमता भी क्या होगी, बढ़ेगा, है ना। तो सोचने की क्षमता भी बढ़ेगा। तो इसको हम लोग बनाना पहले सीख लेंगे, पहले समीकरण, और हम आगे वाले क्लास में और भी कुछ समीकरण का हल कराना सिखाएंगे कि समीकरण को हल कैसे किया जाता है। अभी तो ये बहुत आसान था ना, सिर्फ माइनस और प्लस वाला को इधर उधर, इसमें बहुत तरह के समीकरण होते हैं छोटे छोटे, तो वो सिखाएंगे। ठीक है, तो ठीक है मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों, फिर मिलते हैं अगले क्लास में, जिसमें हम सिखाएंगे आप लोगों को समीकरण हल करना। तो आप वीडियो को जब भी देखिए तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिए कि आपके पास कंप्लीट जो बेसिक मैथमेटिक्स होती है, मैं इस चैनल पर तो ऐसे बेसिक तक का भी मैथ्स में पढ़ाऊंगा, लेकिन अभी मैं छोटे छोटे बच्चों के लिए स्टार्ट किया हूँ। समय की बहुत व्यस्तता है, इसमें से कुछ समय निकाल करके, तो यदि आप पेरेंट्स से सुन रहे हैं तो आपके बच्चों को मैं समझता हूँ कि इससे काफ़ी फायदा मिलने वाला है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।